नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत बैतूल से आ रही खबर से। 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की बड़ी खबर मिल रही है। 5 लड़कों ने नाबालिग को बंधक बनाया था। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली थाना इलाके के सदर रेलवे अंडरब्रिज की वारदात है। बड़ी खबर बैतूल से। पुलिस ने 5 आरोपी पकड़े हैं। गैंगरेप के आरोपी हैं। बंधक बनाकर गैंगरेप करने का आरोप है। 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप किया। नंद किशोर पवार हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी बताएं क्या हुआ है। देखिए पुनीत, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया, ये 3 तारीख की घटना बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि 3 तारीख को बच्ची को बहला फुस्सा करके एक युवक लेके गया था। इसके बाद ये बच्ची 2 दिन बाद 5 तारीख को बच्ची पुलिस को बरामद हुई थी। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके साथ में सामूहिक रूप से दुराचार किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने फरियादी के बयान पर 5 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था। आज इसी मामले को लेकर के होशंगाबाद रेंज के आईजी बैतूल पहुंचे थे। उन्होंने सारे मामले की विस्तृत जांच करने का एसपी, एडिशनल एसपी और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे। कहीं ना कहीं इस मामले को बड़ा रूप माना जा रहा है और इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन इस मामले में फिलहाल पुलिस अपने कथन किसी तरह से पंजीबद्ध नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि कल सारे मामले का खुलासा आरोपियों के साथ किया जाएगा। फिलहाल जितनी जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि सभी आरोपी का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। कल इसकी पूरी विस्तृत ब्रीफिंग एसपी मीडिया के समक्ष रखेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 5 लड़के उन्हें बंधक बनाकर जिन्होंने ये कृत्य अंजाम दिया था, इन 5 को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। कल खुलासा करेगी, कल विस्तार से बताएगी। कोतवाली थाना इलाके में सदर रेलवे अंडरब्रिज का ये मामला था जहां वारदात की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 830 मरीज मिले हैं और अब तक 36,564 कोरोना संक्रमित प्रदेश में हो चुके हैं। 17 कोरोना मरीजों की आज मृत्यु हुई और अब तक 946 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश में 838 मरीज आज सेहतमंद हुए, डिस्चार्ज किए गए। 26,902 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 8,716 है प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना के एक्टिव केस के मामले में मध्य प्रदेश देश में 16वें स्थान पर है। एक्टिव मरीजों की संख्या 8,716 है। कहा कि शुरुआत में एक्टिव मरीज लगातार कम हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पूरे देश के साथ प्रदेश में भी एक्टिव मरीज बढ़ रहे हैं और उनकी संख्या तेजी से आगे बढ़ रही। नए मरीजों की तुलना में ठीक होकर घर जाने वाले मरीजों की संख्या वो भी पहले से बढ़ी है। एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आना शुरू हो गई, जो अच्छा संकेत है। सीएम ने बताया कि आज प्रदेश में 838 मरीज स्वस्थ होकर घर गए, जबकि 830 नए मरीज मिले। रिकवरी रेट 73.6% पर है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया, बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन और संदिग्ध मरीजों को होम क्वारंटाइन किए जाने के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दें, ताकि ऐसे मरीजों की मदद की जा सके। सागर के देवरी से विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उनको भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती किया गया। हर्ष यादव ने कहा कि उन्हें हल्का बुखार था। परिवार समेत खुद की जांच कराई, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। मिनी मुंबई इंदौर में गणेश जी की भव्य मूर्तियां और भव्य पंडाल बनते हैं, लेकिन 90 साल से ज्यादा वक्त से चली आ रही इस परंपरा पर कोरोना विघ्न बनकर सामने आ गया। गणेश उत्सव 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। आमतौर पर अब तक इंदौर के तमाम पंडाल सजने शुरू हो जाते हैं। बड़ी और छोटी गणेश मूर्तियां आकार ले लेती हैं, लेकिन अब की बार रंग रोगन तक नहीं हो सका है। ऐसे में डिमांड बहुत कम है। मूर्तियां महंगी बिकेंगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते शहर में बहुत कम मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इस पेशे से जुड़े लोग कहते हैं इस बार छोटी मूर्तियां ही बनाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही कोई ग्राहक मिल रहे हैं।
मूर्ति हम लोगों ने बना के तो रखा है, पर ऑर्डर ही नहीं है, लोग बाग आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं फिर देख के चले जा रहे हैं, बस बुकिंग ही नहीं हो रहा। और उसके बाद में अभी तो हर साल के हिसाब से तो इस बार मतलब 50% भी मूर्ति बनाया नहीं हम लोगों ने, वो भी थोड़े बहुत मूर्ति बनाया, उसमें भी मतलब गिराकी तो है ही नहीं। जबलपुर के सैन्य संस्थान भी कोरोना से बचे नहीं हैं। 70 से ज्यादा सैनिक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जबलपुर में बीते 3 दिन में सेना के करीब 45 जवान संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर चिंतित है। आर्मी अस्पताल में सर्वे भी विभाग ने किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपने निरीक्षण में पाया कि सेना के क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना संक्रमितों के साथ संदेही मरीजों को भी रखा जा रहा था, जिनमें कोरोना के लक्षण थे, और ऐसे में संक्रमण बढ़ता गया। अधिकारियों ने क्वारंटाइन सेंटर में तमाम खामियों को दूर करने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण की जद में अब हर तबके का व्यक्ति आता जा रहा है। जबलपुर स्थित जैक राइफल्स हो या जीआरसी या फिर आईटीबीपी के जवान, सभी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 2-3 दिन में आर्मी के कुछ जवान ज़्यादा मात्रा में संक्रमित निकले गए हैं और पिछले 3 दिन के आंकड़े के अनुसार लगभग 45-46 संक्रमित हो चुके हैं। इन दिनों बासमती चावल के लिए जीआई टैग को लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच दावे की होड़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासी रेसिपी पकड़े। मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए जीआई टैग का पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विरोध किया। पीएमओ को पत्र लिखा तो इसके जवाब में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए सवाल पूछा कि क्या पंजाब के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों के दुश्मन हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार पर लापरवाही और अनदेखी के आरोप लगाए। बासमती चावल के जीआई टैगिंग को लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने के पंजाब सरकार के विरोध पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं पंजाब सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने के मामले में प्रधानमंत्री जी को लिखे पत्र की निंदा करता हूं और इसे राजनीति से प्रेरित मानता हूं। सीएम शिवराज ने ट्वीट के जरिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से सवाल किया है कि आखिर उनके मध्य प्रदेश के किसान बंधुओं से क्या दुश्मनी है। ये मध्य प्रदेश या पंजाब का मामला नहीं, पूरे देश के किसानों और उनकी आजीविका का विषय है। एक और ट्वीट करते हुए सीएम ने लिखा कि मैं एमपी के किसानों को उनका हक दिलवाकर ही चैन लूंगा। मैं मध्य प्रदेश के अपने बासमती उत्पादन करने वाले किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनके पसीने की पूरी कीमत उन्हें दिलाकर ही चैन की सांस लूंगा। जीआई टैगिंग के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। मुझे विश्वास है कि प्रदेश के किसानों को न्याय अवश्य मिलेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए इसे बीजेपी की भ्रम फैलाने की साजिश बताया। कमलनाथ ने लिखा कि हमने हमारी 15 माह की सरकार में इस लड़ाई को दमदारी से लड़ा। अगस्त 2019 में इस प्रकरण में हमारी सरकार के समय हुई सुनवाई में हमने दृढ़ता से शासन की ओर से अपना पक्ष रखा था। पंजाब के मुख्यमंत्री वहां के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बासमती चावल को जीआई टैग मिले, इसकी शुरुआत एपिडा ने नवंबर 2008 में की थी। उसके बाद 10 वर्षों तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, जिसने इस लड़ाई को ठीक ढंग से नहीं लड़ा, जिसके कारण हम इस मामले में पिछड़े। मैं प्रदेश के किसानों के साथ खड़ा हूं, सदैव उनकी लड़ाई को लड़ूंगा। इसमें कांग्रेस भाजपा वाली कुछ बात नहीं है। बासमती चावल पर सोशल मीडिया से शुरू हुई लड़ाई जुबानी जंग तक पहुंच गई। पंजाब के मुख्यमंत्री की हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और कांग्रेस ने हमेशा मध्य प्रदेश के साथ धोखाधड़ी की है। मध्य प्रदेश को बासमती का जीआई टैग मिलना चाहिए, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। वो हमारी अपील स्वीकार भी हो गई है और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिला के रहेंगे। पंजाब की सरकार विरोध कर रही है, कांग्रेस की वहाँ सरकार है और कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी रही है। हम मध्य प्रदेश के किसान के साथ हैं, हम पंजाब सरकार के खिलाफ हैं इस विषय पे। भाजपा झूठ बोलने में और झूठ का प्रचार करने में माहिर है।
अब मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग को लेकर झूठ फैलाने में माहिर हुए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी स्थिति स्पष्ट करें। अरे कमलनाथ जी की तो स्थिति स्पष्ट है। कमलनाथ जी और उनकी पूरी सरकार अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ रही। आज भी कमलनाथ जी किसानों के साथ खड़े हैं और मध्य प्रदेश के किसानों के बासमती चावल को जीआई टैग मिले इसके पक्षधर हैं। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। एमपी के 13 जिलों में बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है। यहाँ होने वाला बासमती चावल देश में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश सरकार 2008 से लगातार जीआई टैग के लिए प्रयास कर रही है, पर कांग्रेस शासित राज्य पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के विरोध ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस जहां इस मामले में बीजेपी पर भ्रम फैलाने के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी मध्य प्रदेश कांग्रेस से उसका स्टैंड जानना चाहती है। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए राजस्व प्राप्तियां जरूरी हैं और इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। राजस्व प्राप्तियों की वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो विभागीय अफसरों के साथ हर हफ्ते समीक्षा करें। आज समीक्षा बैठक में सीएम ने राजस्व प्राप्तियों की जानकारी ली। कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से विभिन्न मदों में राजस्व बढ़ाना आवश्यक है। इसमें रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि ईमानदार टैक्स पेयर को सम्मानित करने की भामाशाह योजना फिर शुरू की जाए। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब कांग्रेस के किसान कर्जमाफी फॉर्मूले को अपनाने जा रही है, जिसके पीछे तर्क ये कि किसानों की कर्जमाफी का वायदा केवल कमलनाथ नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में किया था। ऐसे में उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले किसानों की कर्जमाफी को लेकर बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। दरअसल उपचुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार किसानों को खुश करने की कवायद में जुटी है। बीजेपी सरकार किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर सकती है। बीजेपी किसानों को विश्वास दिलाएगी कि वो हमेशा किसानों के साथ है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने कागजों में कर्ज माफी की, उसे शिवराज सरकार हकीकत में करके दिखाएगी। जल्दी इस विषय को कैबिनेट में रखा जा सकता है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। कर्जमाफी का कदम कमलनाथ सरकार का था। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर कर्जमाफी करेगी। सबसे पहले कि किसान कर्ज माफी के नाम पे कांग्रेस ने किसानों को छला और उनके आर्थिक प्रबंधन को बिगाड़ दिया। तो हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि वो जो आर्थिक कुप्रबंधन कांग्रेस की वादा खिलाफी के कारण किसान का हुआ है उसके लिए जरूर हम विचार करेंगे। कर्ज माफी जो था वो कमलनाथ जी का, हमारी कांग्रेस का एक प्रमुख मुद्दा था और हमने काफी हद तक उस पर काम भी किया। जहां तक भाजपा का सवाल है, मुझे लगता नहीं है कि वो कर्ज माफी करेंगे। कोरोना काल में जहां डॉक्टर भगवान बने हैं, वहीं मंदसौर जिला अस्पताल में सीएमएचओ के फीस लेकर इलाज करने का मामला सामने आया। सीएमएचओ अधीर कुमार मिश्रा अस्पताल में लंबे समय से मरीजों का पेड ट्रीटमेंट कर वसूली में जुटे थे। जिला अस्पताल के बाहर आशीष मेडिकल स्टोर पर 300 रुपए जमा करने पर अपॉइंटमेंट देते थे। लंबे समय से चल रहे इस गोरख धंधे की शिकायत मिलने पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया तहसीलदार के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। करीब 5 मरीज सीएमएचओ के चैम्बर के बाहर वेटिंग में बैठे मिले। अपनी मनमानी की पोल खुलने के बाद सीएमएचओ अधीर कुमार मिश्रा मामले को टालने के लिए विधायक के हाथ पैर जोड़ते नजर आए। सीएमएचओ की दलील थी कि उनके चैम्बर में ना तो कोई क्लिनिकल उपकरण है, ना ही वो किसी मरीज का चेकअप करते हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन मरीज कह रहे हैं कि हमको इन्हीं को दिखाना, इनको दिखाना आता है। मेडिकल स्टोर पर ने 300 रुपए की राशि दे दी है। अब हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे का फारसी का, हमने जो छापा मारा है वो सत्यता की ओर इंगित कर रहा है। और मैंने कलेक्टर महोदय को सारी जानकारी दी है, तहसीलदार साहब को कलेक्टर ने भेजा है। इसकी जांच पड़ताल की जाना चाहिए, इसके वर्जन लिए जाना चाहिए। पहले आया था यहाँ तो एक बार ट्रीटमेंट करवा के फिर दोबारा आया, 6-7 दिन हो गए मेरे को। फिर डबल मिलाया था, 6-7 दिन बाद फिर आना, तो मैं डबल आया था। फिर पता था फिर उन्होंने, मैम तो जो क्लिनिक पे आया था प्राइवेट दिखाने, उन्होंने रसीद काट के हमको यहाँ पे लेके आए, क्लिनिक पे देखते हैं डॉक्टर साहब, ये हमें जानकारी थी।
पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार आए ऐसा नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब की पर्ची यहाँ पे आ रही है। वहाँ पर्ची बनाई हमने, 300 रुपये वहाँ लिए, पर्ची बनी, बोले डॉक्टर साहब यहाँ नहीं बैठते, वहाँ बैठेंगे, वहाँ देखेंगे आपको। तो यहाँ निर्देशित किया गया था कि मौके पर पहुँचकर जाँच करें। तो मैं उपस्थित हुआ था, तो माननीय विधायक महोदय द्वारा दस्तावेज दिए गए, जिन लोगों ने बताया गया है कि उनसे आशीष मेडिकल पर 300 रुपये लिए जा रहे हैं और यहाँ आके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और मैं यहाँ पर अस्पताल के अंदर उन लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, आप लोगों ने भी देखा होगा वो, परंतु आप खुद स्वयं देखिए कि मैंने क्या पेशेंट यहाँ पर देखे। दूसरी चीज़ ये कि ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं पेशेंट कैसे देख सकता हूँ। आप देख लीजिए, मेरे पास में कुछ देखने का अगर यदि रेगुलर कुछ होता तो मेरे पास में यहाँ देखने के लिए कुछ तो साधन होता। विदिशा जिला अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही दिखी है, जहां निमोनिया पीड़ित एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने कोरोना की आशंका जताते हुए जांच का दबाव बनाया। जब मृतक का सैंपल लेकर जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद प्रशासन ने मृतक का अंतिम संस्कार करवाया। आनन फानन में मृतक के परिजनों को क्वारंटाइन कर मृतक के रहवासी इलाके डंडापुरा को कंटेनमेंट बना दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अस्पताल में 2 दिन से भर्ती मरीज का कोरोना टेस्ट आखिर क्यों नहीं किया। निमोनिया होने पे हमने ऊपर शिफ्ट किया और सस्पेक्टेड केस की तरह का, और लास्ट डे उसको वेंटिलेटर पे भी लगाया गया। अल्टीमेटली हम उनको नहीं बचा पाए। अभी रिपोर्ट आया पॉजिटिव आई है, तो उसको कंफर्म किया। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में इस बार प्रवेश के लिए सीईटी को निरस्त कर मेरिट को बेस बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय ने अपने तमाम विभाग में दाखिले की प्रक्रिया तय कर दी है। ऑनलाइन एग्जाम के बजाय इस बार मेरिट बेस पर प्रवेश देने का फैसला लिया गया। यूनिवर्सिटी के 12 विभागों के लिए करीब 2300 सीटों पर आवेदन बुलाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने सीईटी कराने के लिए जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हायर किया, उसके पास 15 सितंबर तक समय नहीं है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग ने 1 अक्टूबर से कक्षाएं लगाने के निर्देश दे दिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रवेश समिति और विभाग के अध्यक्षों की राय के बाद 12 विभागों के 34 कोर्स में मेरिट के आधार पर प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई। कोशिश की जा रही कि 15 अगस्त से पहले आवेदन बुलाकर प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के मुताबिक मेरिट के आधार पर छात्रों का प्रवेश होगा और जल्द से जल्द एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एडमिशन का सेशन शुरू होने की डेट भी निकल गई, गवर्नमेंट की तरफ से एकेडमिक कैलेंडर आ गया, तो 1 अक्टूबर से हमें नया सेशन शुरू करना ही होगा। तो ये सब स्थितियों को देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा हमें कि हम सीईटी में को न करवाएं और केवल मेरिट आधार पर ही परीक्षा करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।